नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। पीसीएस 2022 के टारगेट वीडियोज़ के क्रम में ये आपके पास चौथा वीडियो आ रहा है। इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा से सीधा सरोकार रखते हैं, उनको सम्मिलित किया गया है। आप लोग स्वयं ही इन प्रश्नों को देखकर ये आकलन कर सकते हैं कि इन प्रश्नों की उपयोगिता क्या है। एक आप लोगों से छोटा-सा अनुरोध है कि यदि आप लोग अपने इन महत्वपूर्ण समय के बीच में, किसी भी खाली समय में यदि इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर देंगे, तो इसके पीछे जो मेहनत हो रही है, उसको और बल मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा 21 नवंबर 2021 को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात कि यदि पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब होगा आंध्र प्रदेश। पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला कौन सा है, तो आपका सही जवाब होगा बालासोर। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डीआरडीओ ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। वो कब मनाया? तो 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब कि डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान कहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा? तो आपका सही जवाब होगा लम्हेटा, जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान स्टैब्लिश किया जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जुड़वा मछली राज्य चिन्ह है, उसको कहाँ से लिया है? तो आपका सही जवाब होगा रूमी दरवाजा से। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका जवाब होगा हरिसेन। और ये किससे संबंधित है? तो ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। दूसरी बात याद रखिएगा कि हरिसेन ने इसे संस्कृत भाषा, ब्राह्मी लिपि और चंपू शैली में लिखा है। ये जो चंपू शैली है, ये गद्य और पद्य का मिश्रण होती है। दूसरी बात याद रखिएगा, ये जो प्रयाग प्रशस्ति है, ये कौशाम्बी में मूलतः थी और अकबर के समय में जहांगीर के द्वारा इसे इलाहाबाद किले में स्थापित किया गया। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IMO, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 17 मार्च 1948 को। दूसरी बात कि अगर पूछा जाए कि IMO का मुख्यालय कहाँ है, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए लंदन। अगला प्रश्न देखिए, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका सही जवाब होगा दुबई, यूएई में विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन 2022 का आयोजन हुआ। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन 2022 में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीता? तो आपका जवाब होगा रूस ने। भारत के संदर्भ में पूछा जाए तो भारत ने कुल 2 रजत पदक जीते हैं। पहला नाम है पूजा जातियान और दूसरा नाम है ज्योति बालियान और श्याम सुंदर स्वामी। याद रखिएगा, इन 2 भारतीयों ने विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियन 2022 में रजत पदक जीता। कई बार प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछ लिया जाता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि ज्योति बालियान का संबंध किस खेल से है? तो आप सीधे टिक कर देंगे तीरंदाजी से। इस तरह से भी प्रश्न को आप समझें। अगला है, विधान परिषद चुनाव में सदस्यों का निर्वाचन। याद रखिएगा, विधानसभा चुनाव अभी संपन्न हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का चुनाव हुआ, इसलिए विधान परिषद भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और आपने ये देखा कि पश्चिम बंगाल में जो विधान परिषद का गठन था, उसके संदर्भ में मैंने आपको पूर्व में बताया है कि आर्टिकल 169 इससे कोरिलेट करता है। ये संसद को पावर देता है कि वो विधान परिषद को गठन करे या उसको समाप्त कर दे। दूसरी बात याद रखिए कि अगर ये पूछा जाए कि विधान परिषद चुनाव में सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, तो याद रखिएगा 1/3 सदस्यों का चयन विधानसभा द्वारा, 1/3 सदस्यों का चयन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं द्वारा, 1/12 सदस्यों का चयन स्नातकों द्वारा और 1/12 ही सदस्यों का चयन शिक्षकों द्वारा, 1/6 सदस्यों का चयन राज्यपाल के द्वारा होता है। यानी अगर आप इसको संक्षिप्त में समराइज करें तो 1/3 स्थानीय और विधानसभा द्वारा, 1/3 और 1/12 स्नातकों द्वारा भी और 1/12 शिक्षकों द्वारा भी और 1/6 राज्यपाल द्वारा सदस्यों का चयन होता है। अगला देखिए, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है? तो आपका सही जवाब होगा मीथेन। आगे देखिए, कुछ जगहों पर कुछ गैस के संदर्भ में पूछा जा रहा है, जैसे शुष्क बैटरी में, तो आपका जवाब होगा अमोनियम क्लोराइड। अगर पूछा जाए कि हंसने वाली गैस कौन सी है, तो आपका जवाब होगा नाइट्रस ऑक्साइड, यानी वही हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड। आभूषण बनाने में किस गैस का प्रयोग होता है? तो आपका सही जवाब होगा सिलिकॉन कार्बाइड। कीटाणुनाशक के तौर पर पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला है, तटीय और समुद्री परितंत्र में अधिकृत जो कार्बन होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसे नीले कार्बन के तौर पर जाना जाता है। फलों और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग होता है? तो याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग फलों और खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए किया जाता है। अगला है, कुछ ज्वालामुखियां दी गई हैं
और पूछा जा रहा है कि ये विश्व में किस स्थान पर आती हैं। जैसे पहला नाम है विसुवियस ज्वालामुखी का, तो याद रखिएगा विसुवियस ज्वालामुखी लिपारी द्वीप पर आती है और ये कहाँ पर है, इटली में। दूसरा नाम है कोटापैक्सी का, ये इक्वेडोर में है। इक्वेडोर में ही चिम्बा राजो ज्वालामुखी भी इक्वेडोर में आती है। दूसरा है किलिमंजारो, किलिमंजारो ज्वालामुखी तंजानिया में। अगर पूछा जाए कि पारिकन ज्वालामुखी तो आपका जवाब होगा मैक्सिको में। अगर पूछा जाए कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी तो आपका सही जवाब होगा लिपारी द्वीप पर, इटली में। अगर आपसे पूछा जाए कि एरेबस ज्वालामुखी तो आपका सही जवाब होगा अंटार्कटिका में। अगर पूछा जाए कि विल्ला टीका ज्वालामुखी तो आपका जवाब होगा चिली में। इनको आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि भारत में पाई जाने वाली मृदा का जो विस्तार है उसके अवरोही क्रम को सेट करें। अवरोही क्रम का मतलब होता है ज्यादा से कम की ओर। तो सर्वाधिक विस्तार जलोढ़ मृदा का, उसके बाद लाल मृदा का, उसके बाद काली मृदा का और अंत में लेटराइट मृदा। कुछ महासागरीय गर्त हैं और पूछा जा रहा है कि किस महासागर में स्टैब्लिश है। जैसे टोंगा गर्त तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में है। दूसरा है चैलेंजर्स गर्त, तो याद रखिएगा ये उत्तरी प्रशांत महासागर में है। अगर पूछा जाए कि रोमांसे गर्त तो याद रखिएगा ये दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। और अंतिम है नरेश गर्त, तो आपका जवाब होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। अगला देखिए, जर्मन विद्वान व्लादिमीर कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए जो दो प्रमुख आधार लिए थे वो कौन थे, तापमान और वर्षा। यानी अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए किन दो प्रमुख आधारों को लिया था तो आपका जवाब होगा तापमान और वर्षा। कुछ जनजातियों के बारे में पूछा जाता है, उनको भी देख लीजिए। लिंबू जनजाति ये मूलतः तिब्बती मूल की जनजाति है, पहली बात। दूसरी बात कि जो लिंबू जनजाति है ये भारत में सिक्किम में और पश्चिम बंगाल राज्य में दार्जिलिंग के क्षेत्र में लिंबू जनजाति पाई जाती है। यदि आप बोडो या बोंडा या रेमो जनजाति की बात करें तो ये उड़ीसा के मलकानगिरी में पाई जाती है। यदि आप कार्बी, जिसे मिकिर जनजाति के नाम से भी जानते हैं, इसकी चर्चा करेंगे तो ये पूर्वोत्तर भारत की एक बड़ी नृजाति समूह है। दूसरी बात कि यदि आप इसके प्रमुख जगह की बात करें तो ये जनजाति असम के कार्बी पहाड़ियों पर पाई जाती है। दूसरी बात याद रखिएगा कि कार्बी जनजाति को मिकिर के नाम से भी जाना जाता है। अगली जनजाति है डोंगरिया जनजाति। याद रखिएगा डोंगरिया जनजाति उड़ीसा के नियामगिरी पर रहती है। अगला है, ये काफी महत्वपूर्ण है, पखाल दिवस। ये पखाल दिवस क्या है, ये उड़ीसा का एक मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। इसको दिवस के तौर पर उड़ीसा ने मनाया ताकि विश्व पटल पर इस खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ की ये विख्यात हो। इसके लिए किस दिवस का आयोजन किया गया, तो 20 मार्च 2022 को उड़ीसा में पखाल दिवस का आयोजन किया गया। अगला है, अंडों की टोकरी की स्थलाकृति का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा हिमनदों द्वारा जो बनाई गई निक्षेपकारी भू आकृति होती है उसी को ही आप संबोधित करते हैं अंडों की टोकरी से। यानी अंडों की टोकरी की स्थलाकृति हिमनद द्वारा निर्मित होती है। अगला है, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक अभिलेख में उसे एका ब्राह्मण कहा गया है। एका ब्राह्मण का अर्थ होता है कि ब्राह्मणों का एकमात्र रक्षक। ये किसने कहा, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी के संदर्भ में नासिक अभिलेख में। अगला प्रश्न है, सूरत बंदरगाह को पूर्व में मक्का का द्वार कहा जाता था। ठीक है, यानी पहले सूरत बंदरगाह को मक्का का द्वार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जल पीने से मानव के शरीर में 0 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, यानी कि ऊर्जा की मात्रा 0 कैलोरी होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जनसंख्या से है। 2021 के वर्ष को जनसंख्या की दृष्टि के इतिहास में महाविभाजक वर्ष के तौर पर जाना जाता है। कुछ बंदरगाह हैं, ये हिस्ट्री का संबंधित है। ये पूछा जा रहा है कि ये किस वंश का प्रभुत्व था और ये कहां पर है। तो पहला नाम है अरिक मेड़ू। याद रखिएगा पांडिचेरी में ये स्थित है और ये पूर्व का बंदरगाह है। दूसरी बात कि भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था उसका ये प्रसिद्ध स्थल है कौन, अरिक मेड़ू। अगला है पुहार। याद रखिएगा पुहार बंदरगाह कावेरी पट्टनम में स्थित है और ये भी पूर्व का बंदरगाह है। और पुहार बंदरगाह जो है ये चोलों से संबंधित है। अगला नाम है मुसरी बंदरगाह। ये जो मुसरी बंदरगाह है ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है और ये चेरों का प्रमुख बंदरगाह था। अगला नाम है उरैयूर। याद रखिएगा उरैयूर बंदरगाह चोलों से संबंधित है और ये भी कैसा है, पूर्व का बंदरगाह है। ठीक है, यानी आपको दो बातें यहाँ पर कोरिलेट की जा सकती हैं कि अगर आप बात करें चोलों की और पूर्व के बंदरगाह तो दो नाम आपके सामने हैं, पुहार और उरैयूर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का हनुमान किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा कनु गांधी को। आगे कुछ नगर हैं उनसे संबंधित वहां पर कौन सा उद्योग स्टैब्लिश है उसको सुमेलित करना है। पहला नाम है लियोन्स। ये जो लियोन्स नगर है ये यहाँ पर रेशम उद्योग से संबंधित है। ट्रांसबर्ग ये इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है।
अगला है लिपांजिंग, ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है यहाँ पर उद्योग। अगला है, ये करंट का प्रश्न है, दिसंबर 2021 में बलरामपुर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो आपके सामने दो प्रश्न पूछा जा सकता है कि पहली बात तो सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन कब और किसने किया, तो आपका जवाब होगा दिसंबर 2021 में प्रधानमंत्री महोदय द्वारा। कहां पर, तो बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। इसके अंतर्गत 5 नदियों को आपस में जोड़ने की योजना है। ये 5 नदियां कौन है, इनको आप याद रखेंगे, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। अगला देखिए, कुछ धातु के नाम दिए हैं और उनके संबंधित अयस्क से 1 या 2 प्रश्न निश्चित तौर पर आता है। सोडियम, सोडियम का अयस्क होगा बोरेक्स। मैग्नीशियम का अयस्क क्या होगा, डोलोमाइट। एल्युमिनियम का अयस्क क्या होगा, बॉक्साइट। आयरन का अयस्क क्या होगा, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट या सीडेराइट। अगला है कॉपर का, तो याद रखिएगा क्यूप्राइट, मैलेकाइट, एजुराइट और कैल्कोपाइराइट। ये जो अयस्क हैं ये कॉपर से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिल्वर के अयस्क, तो आपका जवाब होगा रूबी सिल्वर्स या अर्टेंटाइट। अगर पूछा जाए कि सोना का अयस्क, तो आपका जवाब होगा कैल्वेराइट और सिल्वेराइट। इन अयस्कों को याद रखिएगा, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगला है, एथिलीन से संबंधित प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, तो जरा एथिलीन का उपयोग देख लीजिए। जैसे फलों को अगर कृत्रिम तौर पर पकाना हो तो आप एथिलीन का प्रयोग करते हैं। निश्चेतक के तौर पर भी एथिलीन का प्रयोग होता है। मस्टर्ड गैस बनाना हो तो एथिलीन का प्रयोग होता है। पॉलीथीन बनाने में भी एथिलीन का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, साइंस में मैक्सिमम प्रश्न जो होते हैं वो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, जो आप रेगुलर की अपनी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं, यानी उपयोग से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। कुछ संवत हैं, जैसे शक संवत, तो ये 78 एडी में, विक्रम संवत 58 बीसी में, गुप्त संवत 319 एडी में, हर्ष संवत 606 एडी में और कलचुरी संवत 248 यानी 248 एडी में। आगे कुछ खेती और उसका जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको देखिए। जैसे विटीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, तो अंगूर की खेती का अध्ययन। अगर आपसे पूछा जाए कि हार्टिकल्चर यानी कि फलों का उत्पादन, पीसी कल्चर यानी मछली पालन, वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन, मोरी कल्चर यानी सहतूत की खेती और ओलिवी कल्चर, तो याद रखिएगा ओलिवी कल्चर ये जैतून की खेती के लिए, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, फ्लोरी कल्चर फूलों की खेती, मेरी कल्चर ये समुद्री जीवों का उत्पादन से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए कि एरोपोनिक क्या होता है, तो याद रखिएगा एक प्रश्न में मैंने केवल एरोपोनिक को एक्सप्लेन किया था और आपसे बताया था कि ये जो हवा में पौधे का उगना लिखा है, हाँ, इसका जो बेसिक अर्थ है कि इन पौधों को मिट्टी में नहीं लगाया जाता है। इनके जो पोषक तत्वों की पूर्ति है वो पानी में पोषक तत्वों का मिला होता है और उसको इनकी जड़ों पर छिड़का जाता है ताकि पौधों को पोषक तत्व प्राप्त हो सके। इसी पूरी विधि को एरोपोनिक कहते हैं। अगला है सेरीकल्चर, ये रेशम उत्पादन से संबंधित है। आगे पूछा जा रहा है कि कोशिका भित्ति, अगला प्रश्न साइंस से है, कोशिका भित्ति के निर्माण में कौन शामिल होते हैं, तो आपका जवाब होगा सेल्यूलोज, लिग्निन, पैक्टिन, क्यूटीन, काइटिन और हेमी सेल्यूलोज शामिल होते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में। अगला प्रश्न है, ये मस्तिष्क के भाग से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि मेडुला ऑब्लांगाटा का कहाँ इस्तेमाल है, क्या प्रयोग है, क्या इसका कार्य है, तो ये शरीर के अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रिया क्या है, ऐसी क्रियाएं जिस पर आपकी स्वयं की कंट्रोलिंग, जैसे हृदय की गति। अब हृदय की गति पर आपकी कंट्रोलिंग क्या है, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारे शरीर में जो मस्तिष्क में मेडुला ऑब्लांगाटा है वो हृदय की गति को। ब्लड प्रेशर, जैसे कोई बात सुन लिए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, अब उसको कैसे कंट्रोल करना है, गुस्से को कैसे, मेडुला ऑब्लांगाटा। श्वसन दर, मेडुला ऑब्लांगाटा। ठीक है। अगला है सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क की स्वैच्छिक मांसपेशियों को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क में सोचने का हिस्सा सेरेब्रम होता है और याद रखिएगा मस्तिष्क का यही भाग यानी सेरेब्रम होता है जो सर्दी, गर्मी या पीड़ा के प्रति क्या अनुक्रिया की जाए इसका नियंत्रण सेरेब्रम के द्वारा होता है। अगला है कार्पोरा क्वाड्रिजेनिया। ये जो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है इसका प्रयोग किस लिए, तो इसका दृष्टि ज्ञान से संबंध है। अगला है अग्र मस्तिष्क यानी घ्राण पिंड, इसके द्वारा आप गंध का पहचान करते हैं। अगला है, ये पूछा जा रहा है कि इन जगहों से किनका निष्कासन होता है, जैसे धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, ईंट के भट्टे से सल्फर डाइऑक्साइड, फ्रिज या एसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्मल पावर से CO2 का निष्कासन होता है। आगे चेर वंश के बारे में बताया जा रहा है कि चेर वंश की स्थापना किसने की थी, तो उदयन ने की थी, उदयन जेरल ने।
दूसरी बात की अगर पूछा जाए कि चेर की राजधानी, तो पहली है वंजी और दूसरी है टोंडी। अगर पूछा जाए कि चेर वंश का राज चिन्ह क्या था, तो आपका सही जवाब होगा धनुष। अगला देखिए, बंगाल के बाहर जो स्वदेशी आंदोलन के नेतृत्व करता थे, जरा उनके पर नजर ले लीजिए। जैसे पंजाब में लाला लाजपत राय, दिल्ली में हैदर रजा और अजीत सिंह, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई, आंध्र प्रदेश में हरि सर्वोत्तम राव। अगला है, अफ्रीका में जो झीलें हैं उनको क्षेत्रफल के आधार पर अवरोही क्रम में आपको रखना है। तो सबसे बड़ी क्षेत्रफल के आधार पर विक्टोरिया, उसके बाद टंगानिका, तीसरे नंबर पे न्यासा झील और चौथे नंबर पे चाड झील आती है। अगला है मेघ विजन, यानी जिसको आप इंग्लिश में क्लाउड सीडिंग के नाम से जानते हैं। ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और आयोडीन के यौगिक के तौर पर प्रयोग होता है। और दूसरी बात याद रखिएगा, क्लाउड सीडिंग कृत्रिम वर्षा इसके द्वारा कराई जाती है। अगला है कि कथक नृत्य करने वाले लखनऊ घराना से संबंधित रखने वाले कौन कौन लोग हैं। यहां मैं एक घराना क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि कई बार अगर सारे घराने लखनऊ वाराणसी कर दी जाए तो कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो याद रखिएगा, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों लोग जिनके नाम के साथ महाराज लगे हैं, ये लखनऊ घराना कथक से। अगला है बिंदादीन, शैलजा सिंह, उर्मिला शर्मा, पायल, ये भी कथक से संबंधित हैं और इनका भी संबंध लखनऊ घराने से है। अगला देखिए, अगला है कुछ एक्ट्स हैं जिसमें लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु के संदर्भ में कहा गया है। याद रखिएगा, वर्तमान में भारत सरकार लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसे 21 वर्ष करने का प्रयास कर रही है, इसलिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप नेटिव मैरिज एक्ट की बात करें तो ये 1872 का, और इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है ये 14 वर्ष रखी गई। अगला है सम्मति आयु अधिनियम, तो सम्मति आयु अधिनियम 1891, इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 12 वर्ष निर्धारित की गई। अगला है शारदा अधिनियम, ये 1930 से संबंधित है और इसमें लड़कियों की जो न्यूनतम आयु है वो 14 वर्ष निर्धारित की गई। अगला है बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम, तो याद रखिएगा, बाल विवाह निरोधक संशोधन अधिनियम 1978 का, और इसमें लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला है अवार्ड के बारे में, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, तो आपको याद होना चाहिए रजनीकांत को। यदि पूछा जाए कि पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्री कहा जाता है, यानी ये पूछ लिया जाए कि पादप की खाद्य फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका सही जवाब होगा पत्तियों को। अगला देखिए, क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अगला है अर्थ शॉर्ट पुरस्कार, तो ये अर्थ शॉर्ट पुरस्कार किसको मिला 2021 का, तो आपका जवाब होगा विद्युत मोहन को। और एक बात और याद रखिएगा, इन्होंने कृषि के अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से ईंधन बनाने की तकनीक विकसित की थी, इसलिए विद्युत मोहन को अर्थ शॉर्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। अगला एक नौसैनिक अभ्यास है जिसका नाम क्या है, CHIRU। इस नौसैनिक अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, इसको देख लीजिए, तो रूस, चीन और ईरान के बीच। अगला है अल्पाइन पर्वत के उदाहरण, तो याद रखिएगा आल्पस पर्वत, पेरेनीज पर्वत, एपिनाइन पर्वत, कार्पेथियन पर्वत और कैंट्रोबियन पर्वत, ये अल्पाइन पर्वत के उदाहरण हैं। अगला है कुछ राशियां हैं उनके मात्रक के बारे में देखिए। जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, पदार्थ की मात्रा मोल में निकाली जाती है। यदि देखा जाए कि ज्योति तीव्रता, तो कैंडेला में, ताप की राशि की मात्रक क्या है, केल्विन है। अगर समतल कोण की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या है, रेडियन है। अगला देखिए, कुछ परिवर्तन के बारे में दिया जा रहा है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है, तो आप बताएंगे जल का वाष्प में बदलना, मोम का पिघलना, बर्फ के टुकड़े का पिघलना, चीनी और पानी के घोल को आप भौतिक परिवर्तन। याद रखिएगा, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जिस परिवर्तन के बाद उस वस्तु का अपना एक जो स्ट्रक्चरल फॉर्मेट है वो चेंज हो जाए। अगला है रासायनिक परिवर्तन। याद रखिएगा, दूध से दही का बनना, लोहे में जंग लगना, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आती है। भोजन या फल का जो पकना होता है वो भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला है उत्तर प्रदेश स्पेशल से नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में, पहला पशु युद्ध स्मारक जो है ये मेरठ में। अगला है लेदर फैक्ट्री पार्क उन्नाव में, बारूद फैक्ट्री ललितपुर में। अगला है विद्युत बल्बों में पता रहा है किसका मिश्रण होता है, तो नाइट्रोजन के साथ आर्गन का, यानी आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, इसका मिश्रण भरा होता है किसमें, विद्युत बल्ब में। अगला है कुछ कांच है, इनके प्रयोग से संदर्भित है। जैसे क्रुक्स कांच, तो याद रखिएगा क्रुक्स कांच का प्रयोग चश्मे का लेंस बनाने में, वहीं पर क्राउन कांच का भी प्रयोग चश्मों के लेंस बनाने में, फ्लिंट कांच का प्रयोग लेंस और प्रिज्म बनाने में, क्वार्टज कांच का प्रयोग पैराबैगनी लैंप और बल्ब बनाने में, जेना कांच का प्रयोग जो रासायनिक अभिकर्मक रखने वाले जो पात्र होते हैं उनको बनाने में जेना कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला देखिए,
ये कुछ पुरस्कार या सम्मान है, जैसे 31वां सरस्वती सम्मान 2021, ये किसको दिया गया? तो आपका जवाब होगा रामदरस मिश्र को। यानी 31वां सरस्वती सम्मान रामदरस मिश्र को, किस कविता संग्रह के लिए? मैं तो यही हूं। अगला है मिस यूनिवर्स 2021, तो याद रखिएगा हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 से सम्मानित हुई। अगला है रामानुजम पुरस्कार, याद रखिएगा रामानुजम पुरस्कार नीना गुप्ता को। एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार है जिसको आप ज्ञानपीठ पुरस्कार के नाम से जानते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 57वां 2022 के लिए दामोदर माउजो को। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि दामोदर माउजो ये एक कोंकणी साहित्यकार हैं। अगला है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये किसको दिया गया? तो ये नीलमणि फुकन को दिया गया। और याद रखिएगा नीलमणि फुकन असमिया साहित्यकार हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि परीक्षाओं में इन पुरस्कारों के क्रम को एक पीछे करके पूछ लिया जाता है, जैसे आपसे 57वां ना पूछ के 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ दे। इसलिए आपको ये प्रयास करना होगा कि करंट का भी और एक वर्ष पूर्व का भी आपको वो सम्मान नाम याद रहे। आप लोग अपनी तैयारी को सतत जारी रखें। ऑनलाइन स्टडी ग्रुप आपके तैयारी में जो भी सहयोग कर सकता है वो निश्चित तौर पर करने के लिए प्रतिबद्ध है। आप ये देख रहे होंगे कि अगर आप में से कुछ लोग भी चीज़ों का समर्थन करें तो मुझे ये लगता है कि यदि इस प्रयास का, इस मेहनत का किसी को भी लाभ मिल जाए तो ये मेहनत, ये प्रयास सार्थक हो जाएगा और निश्चित तौर पर इसको सार्थक किया जाएगा। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत